तो अंततः फाइनली वो समय आ गया जिसका इंतजार हो रहा था। बस कुछ देर में काउंटिंग की शुरुआत, बल्कि काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। पोस्टल बैलेट से ये शुरुआत होगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो टैली है उसमें आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। कुछ देर में तस्वीर स्पष्ट होने लगेगी। अपने अपने दावे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही चुनाव बहुत दिलचस्प रहे हैं। कई मुद्दे हैं, डिटेल में इस पर बात करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि क्या महाराष्ट्र की वर्तमान स्थितियां बदलेंगी। वर्तमान स्थितियों से मतलब यह है कि महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति होती रही उसको आप नतीजों के पहले भी देख रहे हैं। उसको लेकर किस तरह की सतर्कता राजनीतिक दल बरत रहे हैं, और राजनीतिक दलों ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेंगे। काउंटिंग शुरू हो चुकी है और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। इस सब के बीच में नतीजों को लेकर किस तरह की एक बेचैनी तमाम राजनीतिक दलों में है, इससे अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस ने तो कल रिजॉर्ट और होटल बुक करवा दिए थे। बहुत स्पष्ट तौर पर यह संकेत दिया गया कि किसी तरह की तोड़फोड़ या विधायकों के इधर उधर आने जाने को लेकर, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है और महाराष्ट्र जिसके लिए खूब जाना जाता है, इससे बचने के लिए, इससे सतर्क रहने के लिए खासतौर पर कांग्रेस ने अपने प्रयास शुरू कर दिए। 3 पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए। संजय निरुपम क्या कह रहे हैं, जरा पहले आपको ये सुना। या संपूर्णपणे आतापर्यंतच्या काउंटिंग मध्ये पुढे असल्याचं पाहायला मिळते। कसं पुढे होऊ शकतो? 8 वाजल्यापासून 8 वाजल्याच्या नंतर नाही, पोस्टल बॅलेट पण 8 वाजल्यानंतर ते ओपन करतात। हा चुकीचा आहे। तो इलेक्शन कमीशन तर्फे पण एकदा असाच एक स्टेटमेंट होता कि साहब हमारे तो काउंटिंग ही शुरू होती है 8 बजे और 7:30 बजे इन लोगों ने रिजल्ट देना शुरू कर दिया था और ट्रेंड देना शुरू कर दिया। तो असा एक खोटी बातमी तुम्ही चालवू नका। मी तुम्हाला सांगतो की महाराष्ट्रात जे एक कल्याणकारी योजना होती मुख्यमंत्री साहेबांच्या नेतृत्वात, शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात, समजा एक लाडकी बहीण योजना, ही शेतकऱ्यांसाठी, कामगारांसाठी, जो तरुण वर्गासाठी आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात जे काही डेव्हलपमेंटचं काम, मुंबईमध्ये जो डेव्हलपमेंटचं काम, त्याच्या आधारावर एक आमच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मतदान झालेलं आहे आणि तो मतदान आता निकाल म्हणून समोर येईल आणि तुम्हाला असं समजेल की 165-70 असा काही एक सीट। संजय निरुपम को आप सुन रहे थे। संजय निरुपम को जब कुछ पत्रकारों ने कहा कि भाई शुरुआती तौर पर पोस्टल बैलेट से कुछ जानकारियां मिल रही, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी खोटी बात मत करिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी स्पष्ट कर चुका है कि 8 बजे के बाद तो हमारी काउंटिंग का कार्य शुरू होता है और उसके बाद में आप पहले से ट्रेंड दे देते हैं और फिर भी उन्हें विश्वास है कि 170 के आसपास सीटें महायुति की आएंगी। और इसकी वजह भी वो बता रहे थे, लाड़की बहना योजना, विकास के जो कार्य हैं, युवाओं और महिलाओं में जिस तरह से सकारात्मक मैसेज देने में महायुति कामयाब हुई है, जैसी कुछ बातें संजय निरुपम बता रहे थे। खैर, दोनों ही तरफ के अपने अपने दावे हैं। कुछ इसी तरह के दावे महाविकास अघाड़ी की तरफ से रहे। नाना पटोले तो ये भी कह रहे थे कल की अब हम राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। मेरे सहयोगी केएम शर्मा, अभिषेक पांडे, साथ ही साथ मृगांक प्रभाकर, हमारे तीनों सहयोगी जो हैं आपको ज़्यादा जानकारी शुरुआती तौर पर देंगे। सबसे पहले केएम, मुझे ये बताएं कि अभी जिस तरह से हम सुन रहे थे संजय निरुपम को, और शुरुआती रुझान जो हैं वो बहुत तेज़ी से आने शुरू होंगे पोस्टल बैलेट के, थोड़ा सा दर्शकों को शुरुआत में प्रक्रिया बताइए। इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी टिप्पणी की थी, जिसका जिक्र संजय निरुपम भी कर रहे थे कि बहुत जल्दी ट्रेंड बताने लगते हैं, तो इसको लेकर आपको लगता है कुछ सतर्कता बरती जाएगी? अभी धीरे धीरे इसके बारे में बताया जाएगा, नहीं तो सचमुच में कई जगहों पर टैली आप देखते हैं 8, साढ़े 8, 9 बजे तक ही काफ़ी सारे रुझान देने शुरू हो जाते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है। केम प्रवीण जी, इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था और साथ उसी का नतीजा है कि आज तमाम टेलीविजन चैनलों पे अभी से जीतना हारना नहीं दिखाना शुरू किया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि जब काउंटिंग शुरू होती है तो उसको सिंक्रोनाइज करने में कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगता है। लेकिन 8 बजते ही लोग कहते हैं कि 20 पे वो जीत गया, 25 पे वो हार गए, वो ठीक नहीं है, जिसका नतीजा आज टेलीविजन चैनल पे दिख रहा है। अब बात रही कि ट्रेंड की, तो ट्रेंड अब से आधे घंटे में आने शुरू हो जाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में हूँ। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जिस तरीके से
तैयारी पहले की जाती थी, जैसे लोकसभा चुनाव में किए गए या हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से तैयारी उनकी थी, उसी तरह की तैयारी आज भी है। पूरा मीडिया के लिए बैठने की जगह है, उनके प्रवक्ता कहाँ आएंगे वो है, पीछे लोगों के खाने का, नाश्ते का पूरा, जो उनके वर्कर्स आएंगे सेलिब्रेट करने, उनकी भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था कि एक उनके पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है। ये मोदी है तो मुमकिन ही सिर्फ लोकसभा का नारा नहीं था, ये जनमानस का नारा है कि मोदी अगर हैं और अगर कुछ कहते हैं तो वो मुमकिन है और वो हो सकता है और हमने करके दिखाया है। इसी पे उनको चुनाव के परिणाम का ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों में अपनी सरकार बनाएगी, अपने गठबंधन और सहयोगियों को साथ लेके आगे बढ़ेगी। महाराष्ट्र भी चलेंगे, अभिषेक से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मृगांक, मुझे लगता है आप शायद कांग्रेस मुख्यालय पर हैं, तो कांग्रेस ने बड़ी अतिरिक्त सतर्कता बरती, रिजॉर्ट वगैरह कल महाराष्ट्र में बुक कर दिए। अभिषेक और बताएंगे उस पर, लेकिन आप मुझे बताएं कि यहाँ जो मुख्यालय है कांग्रेस का, यहाँ पर किस तरह की हलचल है, और कांग्रेस के लिए क्योंकि हरियाणा के नतीजे बहुत अपेक्षित नहीं रहे हैं, तो उसके बाद मुझे लगता है वो भी सतर्कता बरतेंगे। जिस तरह लड्डू वड्डू बनने लग गए थे हरियाणा में, तो शुरुआती रुझान देखने के बाद में, या वो जो भी इलेक्शन कमीशन की उस समय पर टिप्पणी रही, उसको भी उससे जोड़ा जा सकता है। किस तरह का माहौल कांग्रेस मुख्यालय पर? देखिए, जिस तरह से अर्ली ट्रेंड्स में अभी देरी दिखाई दे रही है कि वो धीरे धीरे आएंगे और हर कोई सतर्कता बरतेगा, ऐसे ही कुछ माहौल कांग्रेस ऑफिस में दिखाई दे रहा है। अभी नेताओं की जो है हलचल यहाँ शुरू नहीं हुई है, लेकिन मीडिया का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है। उसका कारण भी है कि जिस तरह से जो पोलिस्टर्स के एग्जिट पोल्स आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है एक जो है स्प्लिट वर्जन दिखाई दे रहा है। हालांकि ज़्यादातर जो पोल्स हैं या एग्जिट पोल्स आए हैं, उनमें झुकाव जो है एनडीए की तरफ दिखाई देता है, लेकिन कुछ पोल्स ऐसे भी हैं जिसमें कांग्रेस की तरफ झुकाव है और कुछ प्रेडिक्ट करते हैं कि हंग असेंबली है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ऑफिस में जो नज़ारा यहाँ का दिखाई दे रहा है वो साफ तौर पे जो है ट्रेंड्स की तरह है कि यहाँ पे जैसे जैसे ट्रेंड्स आएंगे उस हिसाब से मुझे लगता है कि नेताओं की सरगर्मियाँ बढ़ती जाएंगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कांग्रेस के लिए, वो रहेगा कि वायनाड का जो चुनाव है, मुझे लगता है कि जिस तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो है वायनाड चुनाव के अंदर मेहनत की है, तो सबको यही होगा कि उस पर ज़्यादा नज़र रहेगी, जो कांग्रेस कवर करते हैं, जो कांग्रेस ऑफिस में मौजूद है, कि प्रियंका गांधी का जो काउंटिंग है वो किस तरफ ट्रेंड कर रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का फोकस ज़्यादा रहेगा। लेकिन जिस तरह से कल महाराष्ट्र के अंदर जो सरगर्मियाँ बढ़ी हैं और जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, 288 सीटें हैं और 3 दिन का समय दिया गया है, वो निश्चित रूप से उसमें जो है केवल 3 दिन का समय है और 3 दिन के अंदर जो है सरकार का गठन करना है। तो जिस तरह से संजय राउत की तरफ से कहा गया था कि हम जितने भी जो विधायक हमारे चुन के आएंगे उनको महाराष्ट्र में जो मुंबई के अंदर रुकाना है, उसको के लिए होटल की तलाश हो रही थी कि होटल मिल जाएगा तो उन लोगों को रुका, क्योंकि काफ़ी बड़ा दूर इलाका है, जल्द से जल्द उन्हें यहाँ पहुँचना होगा। अपना सर्टिफिकेट लेने के बाद उसके बाद जो है कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक भी भेजे हुए हैं यहाँ से, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत को यहाँ से भेजा हुआ है। तो विधायक जो चुन के आएंगे उनके साथ एक बैठक होगी और अगर ट्रेंड सही दिखाई देते हैं, अच्छे महाविकास अघाड़ी के पक्ष में दिखाई देते हैं, तो मुझे लगता है कि रात तक राजनीतिक सरगर्मियाँ जो है मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर बनी रहेंगी। और ये मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों के लिए है, क्योंकि समय यहाँ पर बड़ा एक खेल है, क्योंकि जितनी जल्दी बैठक होगी उतनी जल्दी जो है लेटर्स लेके, सपोर्ट का लेटर लेके जो है राज्यपाल को दिया जाएगा ताकि सरकार का गठन हो सके। तो अभी जो फिलहाल स्थिति दिखाई दे रही है, जैसे ट्रेंड्स में, जैसे हरियाणा के अंदर हमें देखने को मिला कि ट्रेंड्स जो है काफ़ी चेंज होगा। शुरुआती में रुझानों में कांग्रेस जीत रही, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन जो है सारी चीज़ें बदल गई। तो मुझे लगता है कि उसी सतर्कता को देखते हुए यहाँ पे भी जो नेता हैं उसी हिसाब से जो है ट्रेंड्स को देखकर, क्योंकि शुरुआती दौर में तो जो है पोस्टल बैलेट्स की गिनती होती है, लगभग 8:45 बजे के आसपास जो है गिनती ईवीएम्स की शुरू होगी। तो अभी जो ट्रेंड्स आएंगे वो उसके आधार पर ही मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो है नेताओं की गतिविधियां बढ़ेंगी। जी मृगांक, अब अभिषेक, कल हमारी बात हो रही थी, मैंने कहा था खूब आज मौका मिलेगा और अभी तो मौका रहेगा अगले आधे 1 घंटे तक, जबकि हम राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा कर सकते हैं महाराष्ट्र के। आपसे मेरा एक ही सवाल था कि महाराष्ट्र के जो वर्तमान हालात हैं उनमें कितना परिवर्तन आएगा। खैर, इसके लिए बहुत इंतज़ार नहीं करना होगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पोस्टल बैलेट, ये शुरुआती रुझान है, मैं बता दूं आपको, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप टैली को लगातार अपडेट होते हुए देख रहे हैं और धीरे धीरे 1 घंटे के बाद में आपको कुछ तस्वीर समझ में आने लगेगी। अभिषेक, चाहे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात हो,
या अभी मुस्तैदी की बात हो। हम देख रहे हैं कि काउंटिंग सेंटर पर कार्यकर्ताओं को, पार्टी के अन्य पदाधिकारियों को बड़ा मुस्तैदी से नज़र रखने के लिए भी हिदायत दी गई, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से, एमवीए की तरफ से दी गई। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, अपेक्षाएं किस तरह की देख रहे हैं? संजय निरुपम को हम सुन रहे थे, नाना पटेले को इससे पहले सुन चुके हैं, सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन कैसा माहौल आप देख रहे हैं वो बताएं। और ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है, इसका कितना दबाव सभी राजनीतिक, खासतौर पर एमवीए पर पड़ा हुआ है? देखिए प्रवीण, एक अपडेट पहले बता दूं कि पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है करीब करीब महाराष्ट्र के सभी जगहों पर, क्योंकि इस समय जो समय हो रहा है वो 8:11 हो रहा है। तो पोस्टल बैलेट की गिनती सभी जगहों पे शुरू हो चुकी है। वर्ली में हूँ, वर्ली में अभी तुरंत ये रुझान आया है कि यहाँ पर पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। हालांकि ये अभी कितनी देर में इसका नतीजा आएगा, क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती महज मुझे लगता है कि 800 से 1000 पोस्टल बैलेट ही एक विधानसभा में होंगे, क्योंकि सरकारी अधिकारी, ऑफिसर, पुलिस वालों की जो ड्यूटी लगती है उनको ये सारी चीज़ें की जाती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ जो आपने पूछा कि महाराष्ट्र की सियासत में रिसॉर्ट पॉलिटिक्स पिछले 3 बार से हमने देखा। जब सरकार बदली 2022 में, उस समय रिसॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हुई। दूसरा रिसॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हुई जब विधान परिषद के चुनाव आए। और तीसरा, अब जिस तरीके से कांग्रेस ने 3 बड़े होटल्स को बुक कर दिया है, द ललित होटल बुक किया जा चुका है, JW मैरियट होटल बुक किया जा चुका है, और तीसरा होटल है द ग्रैंड हयात। ये 3 होटल्स कांग्रेस ने फिलहाल स्टैंड बाई पर बुक करके रखे हैं। उसके पीछे का हालांकि वो लॉजिक बता रहे हैं कि दूर दराज से MLAs आएंगे, उनको रहने के लिए क्या होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि जिस तरीके की सिचुएशन है, कट टू कट फाइट है, उसमें 2, 5, 10 सीटों का आगे पीछे फर्क होगा। और अगर निर्दलियों का संपर्क हो गया है सभी पार्टियों से, तो जिस भी पार्टी ने ज़्यादा ऑफर किया होगा निर्दलियों को, ऑफर का मतलब मैं बता दूं पैसे से नहीं, ऑफर का मतलब पोजीशन से, ऑफर का मतलब है कि हो सकता है मिनिस्ट्री देने का भी ऑफर हुआ हो। तो ऑफर के हिसाब से वो भी वहाँ पर उनके साथ वो दिखाई पड़ेंगे। तो कांग्रेस की कोशिश है कि पिछली बार गोवा की तरह हम पीछे न रह जाएं, इसलिए उन्होंने कल ही 3 पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए। मुझे लगता है कि आज 1-2 घंटे में तीनों पर्यवेक्षक कांग्रेस के आ जाएंगे। शिवसेना, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों लोग सुबह से ही लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं जिस जगह खड़ा हूं प्रवीण, ये आदित्य ठाकरे की कॉन्स्टिट्यूंसी वर्ली है और यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है बैलेट पेपर की। अगर यहाँ पर सिचुएशन अच्छी रहती है, हालांकि आदित्य का करीब करीब जीतना कंफर्म माना जा रहा है, लेकिन सिचुएशन अब इलेक्शन रिजल्ट के बाद ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की टफ लड़ाई विनीत देवड़ा चाह रहे थे वैसी हुई नहीं है। और उसकी वजह साफ है कि क्योंकि यहाँ से आदित्य MLA तो रहे ही पिछली बार, लेकिन MLA रहने के साथ साथ आदित्य ने यहाँ काफ़ी कुछ इलेक्शन के दौरान भी कई रोड शो किए, रैलियाँ की, 1-to-1 जाके घरों में मुलाकात की। और ठाकरे परिवार का होना यहाँ पर लोगों के लिए कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज में फ़र्क पड़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है पूरे महाराष्ट्र भर में वोटिंग परसेंट बढ़ने की। तो इलेक्शन कमीशन ने कल भी मैंने आपको बताया था कि साफ कर दिया कि महिलाओं के वोट बैंक ज़्यादा हुए हैं, यानी महिलाओं के अगर वोट ज़्यादा बढ़े हैं तो इसका सीधा मतलब है, हो सकता है लाडली बहन योजना का असर, जैसा महायुति समझ रही है, जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, या जो महायुति जिस हिसाब से, जिस अंदाज में तैयारियां कर रही है, कि हम बता रहे थे दिल्ली में तैयारियां हैं, महाराष्ट्र मुख्यालय पर भी तैयारियां हैं, तो उसका असर हो सकता है। जी, मैं आता हूं अभिषेक आपके पास में, थोड़ा और महाराष्ट्र को समझेंगे। मधुकर आनंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो रांची से। झारखंड भी बहुत दिलचस्प इस बार होने वाला है। तो मधुकर, पहले तो अपडेट आपके पास क्या है वो आप बताएं, फिर ज़रा झारखंड पर बात करेंगे। धीरे धीरे कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम एनालिसिस करेंगे। और आप लोग तो हैं ही, आप लोगों ने काफ़ी चुनाव के दौरान देखा है ज़मीन पर जाकर, तो सबसे बढ़िया एनालिसिस आपके पास से आएगी। लेकिन मधुकर, ताज़ा अपडेट पहले झारखंड से आप बताएं। देखिए, झारखंड में भी अभी से कुछ देर पहले हम लोगों ने रांची में दिखाया
कि मतपेटियां जितनी भी थी, जो पोस्टल बैलेट होता है, वो तमाम बॉक्स जा चुके हैं, एजेंट जा चुके हैं, मतदान में लगे हुए कर्मचारी जा चुके हैं और थोड़ी शांति की स्थिति है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है और जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती शुरू होने का मतलब शुरू हो भी गई है और होने ही वाली है। तो ऐसी स्थिति अंदर से सूचना आना है और ऐसी परिस्थिति में जो ईवीएम से जो पहला रुझान आएगा वो चुनाव आयोग ने पहले ही कह दिया है कि 9:30 बजे के आसपास पहला रुझान आएगा, तब चीजें स्पष्ट होनी शुरू होगी। रही बात जहां तक तैयारियों की, तो तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे शुरुआती दौर से रहे हैं। हर पार्टी के दावे के पीछे का अपना तर्क है। उन तर्कों को कितना सही माना जाए, इसके लिए अब विश्लेषण से ज़्यादा समय के इंतजार की ज़रूरत है प्रवीण जी। और मुझे लगता है कि आधे घंटे 45 मिनट का समय है, चीज़ें सब सामने आ जाएंगी और ये पता चल पाएगा कि आखिर मतदाताओं ने किसके किस्मत में, राजनीतिक किस्मत में क्या क्या लिखा है। जी बिल्कुल ठीक। सीएम फेस को लेकर बीजेपी की तरफ से सीएम फेस कौन होगा, क्योंकि फडणवीस का नाम लगातार आप पुश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम ये चुनाव यूटी में लड़ रहे हैं और यूटी में जो प्रमुख 3 पार्टियां हैं, वो तीनों पार्टियां चाहती है कि अपना, उनके कार्यकर्ता चाहते हैं, उनका काडर चाहता है कि अपना नेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन यूटी में जब हम चुनाव लड़ते हैं तो ये सत्य रहता है जिसके सारे को स्वीकारना पड़ेगा कि यूटी में टोटल रिजल्ट देखने के बाद जो निर्णय यूटी के नेता लेंगे वो सभी स्वीकार करेंगे। सर, महाविकास अघाड़ी 165। तो इस सब के बीच में आप देख रहे हैं अजीत पवार पीछे चल रहे हैं। हालांकि ये बहुत शुरुआती रुझान है, मैंने जैसा कहा कि इससे कोई अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अजीत पवार के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा कल पोस्टर लग गए थे कई जगहों पर। उनके जो समर्थक हैं उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने लग गए थे। अजीत पवार एक ऐसा आप किरदार मान सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में जो किसी भी तरफ जा सकते हैं। आज अभी भी उनके बारे में ये कहा जा सकता है। हालांकि शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी महायुति में ये बड़ी मजबूती के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसा माना जाता है। अजीत पवार ने भी बहुत जमकर चुनाव लड़ा, बिल्कुल बने रहे, अंत समय तक साथ में बने रहे। फिर भी महाराष्ट्र की सियासत है, कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र की सियासत में नतीजों के बाद भी आप ये रस्साकशी देखते रहेंगे। इस सबके बीच में उपचुनाव का अपडेट भी लगातार हम आपको दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस और शिंदे आगे चल रहे हैं, अजीत पवार पीछे चल रहे हैं। बहुत शुरुआती रुझान है। केम, अगर हम बात करें चेहरों की, अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अभिषेक, बोलिए बोलिए। एक अपडेट मैं बता दूं कि इस्लामपुर से एनसीपी शरद पवार ग्रुप के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, वो आगे चल रहे हैं। जयंत पाटिल चूंकि बड़े नेता हैं महाराष्ट्र की सियासत में, गृह मंत्री रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, शरद पवार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और अजीत पवार से उनका हमेशा 36 का आंकड़ा जब साथ में थे तब भी था। इस्लामपुर से जयंत पाटिल आगे चल रहे हैं। दूसरी प्रमुख चीज, देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं और तीसरा एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं। अभी तक की जो प्राइमरी रुझान जो आए हैं, अजीत पवार थोड़ा बैलेट पेपर में पीछे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, काउंटिंग शुरू होगी तो अजीत पवार को उम्मीद है, उनके समर्थकों को उम्मीद है कि जो लीड होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। 50,000 से ऊपर से लीड से अजीत पवार जीतेंगे। बारामती की टक्कर काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है, लेकिन जो शुरुआती रुझान है, 3 प्रमुख जो चेहरे हैं, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार या फिर एकनाथ शिंदे खुद, और तीसरा इस्लामपुर से जयंत पाटिल, इन चारों के रुझान आए हुए हैं। जयंत पाटिल आगे चल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं और एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं। अजीत पवार शुरुआती रुझान में थोड़ा पीछे हैं, लेकिन ये चूंकि बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जिस प्रकार से पिछले 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र की सरकार ने लगातार वहाँ की जनता के लिए गरीब कल्याण, किसानों का सम्मान, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है, और दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी के नाम पर केवल महाविभाजन दिखा और महा वोट बैंक अघाड़ी दिखी, जिसने हर तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दूसरी ओर जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से जे फॉर झोल, एम फॉर माफिया और एम फॉर मुस्लिम अपीजमेंट किया, उससे झारखंड के जनता
और खास जी अभिषेक बोलिए। देखिए दो और ट्रेंड जो मिले हैं उसमें बांद्रा से जिशान सिद्दीकी आगे चल रहे हैं। जो शुरुआती रुझान है उसमें जिशान सिद्दीकी आगे चल रहे हैं। जिशान सिद्दीकी वहां पर सीधी टक्कर उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो नेता हैं वरुण सरदेसाई से है। वरुण सरदेसाई आदित्य ठाकरे के मौसी के लड़के हैं और वो लगातार प्रयत्न कर रहे थे। वरुण सरदेसाई को वहां से यूबीटी ने टिकट दिया था, वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। जिशान सिद्दीकी यानी बाबा सिद्दीकी जिनका अभी हाल में मर्डर हुआ था, उनके बेटे जिशान सिद्दीकी वो आगे चल रहे हैं, वो एनसीपी से हैं। एनसीपी मतलब अजित पवार ग्रुप से। दूसरा संजय निरुपम पीछे चल रहे हैं। जो शुरुआती रुझान जो बैलेट पेपर के आए हैं उसमें संजय निरुपम पीछे चल रहे हैं। सुनील प्रभु यूबीटी के आगे चल रहे हैं, संजय निरुपम से आगे चल रहे हैं यूबीटी के, वो एक है। तीसरा ये है मंगल प्रभात लोढ़ा जो मलबार हिल से बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी में वो करीब 4-5 बार एमएलए रह चुके हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा बहुत सीनियर नेता के तौर पर जाने जाते हैं और मंगल प्रभात लोढ़ा का एक अपना वजूद है। और मलबार हिल को अगर कहें तो वो क्रीमी लेयर है, वहाँ पर बिजनेसमैन कम्युनिटी ज़्यादा रहती है मैक्सिमम, और सभी चूँकि देश को प्रेजेंट करते हैं, सभी बड़े बिजनेसमैन हैं। वहाँ से मंगल प्रभात लोढ़ा बीजेपी से आगे चल रहे हैं। जो अब तक शुरुआती रुझान आए हैं, गिरीश महाजन आगे चल रहे हैं। सावनेर से गिरीश महाजन आगे चल रहे हैं और जलगांव में एक सीट है सावनेर जहाँ से गिरीश महाजन रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ से वो आगे चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी अतुल सावे आगे चल रहे हैं। अतुल सावे यानी एमआईएम के जो नेता थे, पूर्व सांसद थे, पूर्व विधायक थे, इम्तियाज जलील, वो वहाँ से अतुल सावे के सामने खड़े हैं। और ये छत्रपति संभाजीनगर की बात बता रहा हूँ, वहाँ पर अतुल सावे आगे चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट और रुझान जो देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरीके से जो शुरुआती ट्रेंड्स आए हैं उसमें किस तरीके से। एक और बड़ी खबर है कि पोस्टल मतगणना में जो आया है, धुले के सिंधखेड़ा से भाजपा के जय कुमार रावल आगे चल रहे हैं। जय कुमार रावल पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। जय कुमार रावल धुले से आगे चल रहे हैं सिंधखेड़ा विधानसभा से। तो ये जो शुरुआती रुझान जो दिख रहे हैं प्रवीण, उसमें ये साफ है कि किस तरीके से अभी चीज़ें शुरू हो गई हैं। तीसरा ये है कि आशीष शेलार आगे चल रहे हैं। आशीष शेलार बांद्रा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष हैं, लेकिन आशीष शेलार फिलहाल आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्ली से आदित्य ठाकरे आगे हैं। अभी जो खबर आ रही है वर्ली से आदित्य ठाकरे जो बैलेट पेपर की जो काउंटिंग है उसमें आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं। मुंबा देवी से सायना एनसी के सामने अमीन पटेल कांग्रेस से थे, अमीन पटेल आगे चल रहे हैं जो शुरुआती रुझान है। तो आशीष शेलार, अमीन पटेल और आदित्य ठाकरे ये तीनों आगे चल रहे हैं अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए। बैलेट ये हालांकि बहुत शुरुआती रुझान है क्योंकि 8:30 बजे के आसपास का समय है। जी आप ठीक कह रहे हैं अभिषेक। मुझे याद आ रहा है हरियाणा की काउंटिंग का दिन याद आ रहा है कि इस समय तक स्थितियां ऐसी हो गई थी कि 50-60 सीटों के ट्रेंड आने लग गए थे और उसमें एकदम से कांग्रेस में एक उत्साह की लहर सी आ गई थी थोड़ी देर बाद में। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इस पर टिप्पणी भी की थी। अमृतांशु राय वरिष्ठ पत्रकार मुस्कुरा भी रहे हैं, इस बात पर जुड़ गए हैं। अब उनसे बातचीत करते हैं, हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। अमृतांशु जी, एक जो खींचतान चल रही है वो बड़ी दिलचस्प है क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि किसी राज्य में नतीजे ना आए उसके पहले एक तो दावेदारी, दूसरा अपने विधायकों को बांधे रखने की जो चुनौती है वो शुरू हो जाए। और ये दोनों जगह देखने को मिल रहा है, खासतौर पर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। यानी ऐसा लगता है कि बेशक चुनाव हो रहे हैं लेकिन स्थितियां बहुत मुमकिन है कि जैसी अभी तक चली आ रही हैं कि चुनाव के नतीजों के बाद कौन किसके साथ टिका रहता है, कौन किसके साथ बना रहता है, पर सरकार ज्यादा डिपेंड करेगी। ये जो प्रक्रिया है ये राजनीतिक मजबूरी का एक हिस्सा है क्योंकि कोई भी पार्टी जब तक कि ये साबित नहीं हो जाता या इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से वोटों के आधार पे ये पुष्टि नहीं कर देता कि आप जीत गए या आप हार गए, तब तक ये नैरेटिव बनाए रखना राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी है। और उसी हिस्से में एग्जिट पोल्स भी हैं, उसी हिस्से के हम लोग भी एक पार्ट है और उसी हिस्से में आप भी अपनी भूमिका हर रोज निभाते रहते हैं और यही कार्यक्रम एक चलता रहेगा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात
जो इसका इम्प्लीकेशन नेशनल पॉलिटिक्स पे पड़ना है वो है कहीं ना कहीं जो ताकत और एक पॉलिटिकल रीअफर्मेशन की जरूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए, वो मिलने की उम्मीद है। अब मिलती है या नहीं, वो 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आपको और मुझे दोनों को पता चल जाएगा। केम, थोड़ा सा इस पर मैं आपकी एक टिप्पणी चाह रहा था। हालांकि बहुत तेजी से अपडेट आ रहे हैं, जैसे माहिम से अमित ठाकरे आगे चल रहे हैं। राज ठाकरे एक बड़ा फैक्टर एक समय पर रहे हैं, अमित ठाकरे की राजनीति को लेकर वो बड़े कॉन्शियस भी रहे हैं। खैर, मुझे केम ये बताएं कि ये जो सीएम फेस के से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण खींचतान कौन किसके साथ में बना रहेगा महाराष्ट्र में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर मेरी सोच और समझ ये कहती है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और इतनी सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी अवश्य आना चाहेगी कि कोई भी राजनीतिक दल हो वो उसका साथ, उसका दामन पकड़े रहे। और महाराष्ट्र की सियासत में यही महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ रही है तो उसके चांसेस ज्यादा हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है केंद्रीय नेतृत्व की इस बार क्या तैयारी रही होगी महाराष्ट्र को लेकर? मैं आऊंगा अभिषेक, एक छोटी सी टिप्पणी और ब्रेक के बाद में मैं आपसे अपडेट लेता हूं पूरा। केम, कोई अल्टरनेटिव है नहीं। सिंधु को हर हाल में बीजेपी के साथ रहना पड़ेगा। आपने पहले भी इंडिकेट किया कि एनसीपी से शरद पवार का ग्रुप टूटा और अजित पवार बीजेपी में आ गया। अजित पवार पे कोई भी रिलाई नहीं कर रहा है और अजित पवार की ताकत कितनी रहती है इसको देखने की जरूरत है, क्योंकि इस चुनाव में 2-3 ऐसे फैक्टर हैं जिसको मैं बहुत जल्दी बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने साथ चुनाव लड़ा था, तब ताकत बढ़ी थी उद्धव ठाकरे की। इस बार वो अलग है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शिंदे की, तो शिंदे और शिवसेना ने साथ बढ़ के चुनाव लड़ा, मतलब एक पार्टी में थे, तो उनकी ताकत अलग थी। इस बार क्या होगा, उनकी स्थिति अच्छी हो सकती है क्योंकि वो बीजेपी के साथ है। अगर हम अजित पवार की बात करें तो शरद पवार के मातहत चुनाव लड़े थे, उनकी पोजीशन जो भी थी पार्टी तोड़ के आए हैं। लेकिन अगर वो कहीं पे जाते हैं तो एक कहावत है ना कि न घर के रहे न घाट के रहे, तो उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि उत्तराधिकारी कौन, शरद पवार का उत्तराधिकारी कौन, तो उसको लेकर जो द्वंद्व जारी है, उनकी बेटी भी है, ये भी है। तो अजित पवार के लिए अपने अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई है और अगर कोई भी फैसला इधर उधर किया तो शायद सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होने वाला है। आदित्य ठाकरे की बात आपने की, उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उद्धव ठाकरे की एक विरासत जो है वो लेगेसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनका भविष्य ठीक ही है। तो ऐसे में ये देखना बहुत जरूरी है, जो एक्स फैक्टर की बात कर रहे हैं वो, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में विकास की गंगा बही है तो महाराष्ट्र के मतदाता महायुति के साथ हैं और 175 प्लस महायुति आएगी। वोटों की तुष्टीकरण का आरोप बीजेपी पे लग रहा है कि कटेंगे बटेंगे जैसे तुष्टीकरण के नारे लेकर आप चुनाव जीत रहे हैं। यह कोई तुष्टीकरण का विषय नहीं है, यह समाज में जागरूकता का विषय है। क्योंकि जब समाज जागरूक होगा तो निश्चित रूप से जब हिंदू बटा है तो वह हिस्सा देश से कटा है। इसलिए एक है तो सेफ है। यह केवल चुनावी मुद्दा नहीं है, यह एक समाज का मुद्दा है। महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनाव, ये जो तीनों महत्वपूर्ण नतीजे हैं जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आने शुरू हो गए हैं। शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट के रुझान हैं, लेकिन इन रुझानों में फिलहाल बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में महायुति को बढ़त है और इसी तरह से झारखंड में भी एनडीए गठबंधन को बढ़त दिखाई दे रही है। बहुत ही दिलचस्प ये चुनाव रहा है। दिलचस्प इस लिहाज से रहा है क्योंकि इस बार दोनों ही तरफ से जमकर दांव चले गए। इसमें आप सुन रहे थे ब्रेक से पहले किस तरह महायुति के नेता जो हैं वो बार बार बटेंगे तो कटेंगे वाली बात कह रहे थे और ये नारा बड़ा जमकर चला है। मृगांक, हम ये देख रहे हैं, आपने जैसा बताया कि आज कांग्रेस मुख्यालय में अगर सबसे ज़्यादा दिलचस्पी का विषय रहेगा तो वायनाड है। वायनाड को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट भी हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जो अब राहुल गांधी की विरासत है उनको उनकी बहन प्रियंका आगे बढ़ा पाएंगी। इंतज़ार करेंगे फिर भी। लेकिन इस सब के बीच में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि धीरे धीरे अब वो सिमटती जा रही है, अपने सहयोगियों के बीच सिमटती जा रही है। दूसरा, जिस तरीके से हरियाणा के नतीजे आए, झारखंड में जो चुनौती पेश आ रही है और हम देख रहे हैं कि हर जगह पर कहीं ना कहीं सहयोगी दल जो हैं वो बड़े भाई की भूमिका में आते जा रहे हैं। कांग्रेस की क्या इस समय की रणनीति चल रही है, आगे किस तरह से विचार कर रही है? कांग्रेस के रिवाइवल को लेकर बहुत बातें होती रही हैं,
तो कांग्रेस के लिए ये चुनाव जीतना तो ठीक है, जरूरी है ही, साथ ही साथ अपने एक अस्तित्व की जो लड़ाई लड़ रही है उसके लिए नई रणनीति बनाना भी बहुत आवश्यक है। प्रवीण देखिए, अगर आप कांग्रेस को एज ए होल देखेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में शायद एक शब्द है संगठन। वो संगठन शब्द शायद कांग्रेस को जीत भी जाते हैं तो अभी वो संगठन में ज़्यादा यकीन नहीं करते हैं। और आपने देखा होगा कि पूरे देश के अंदर अगर आप देखें तो कांग्रेस जो है एक क्षेत्रीय छत्रपों की पार्टी है। कभी एक समय हुआ करता था कि जो है मध्य प्रदेश से माधवराज सिंधिया आते थे और उनसे पहले जो है तमाम बड़े बड़े दिग्विजय सिंह हुए, मतलब क्षेत्रीय छत्रपों में रहा। इसी तरीके में महाराष्ट्र देखेंगे, अशोक चौहान रहे, उससे पहले देशमुख रहे, तब शरद पवार वहां से रिप्रेजेंट किया करते थे। तो अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग चीजें थी, लेकिन समय के साथ सारी चीजें बदलती चली गई। कांग्रेस कोशिश यही कर रही है, लगातार कोशिश यही कर रही है। जैसे हरियाणा में भी आपको देखने को मिला कि जिस तरह से कि वहां पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुमारी शैलजा है, तमाम सारे नेता हैं। तो मैं आज भी कांग्रेस को क्षेत्रीय छत्रपों की पार्टी ही मानता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक कवायद शुरू की है कुछ समय से, जो आप रणनीति कह रहे हैं कि संगठन की मजबूती की जाए। उत्तर प्रदेश में अब उनके पास कोई इतना बड़ा नाम नहीं रहा कि जो रिप्रेजेंट कर सके कांग्रेस को जो है एक क्षेत्रीय छत्रप के रूप में, क्योंकि पहले एक समय जतिन प्रसाद और उनसे पहले उनके पिता हुआ करते थे, तमाम बड़े नेता हुआ करते थे। लेकिन अब कांग्रेस में राहुल गांधी ने जो बजवर्ड दिया है वो ये है कि संगठन को मजबूत किया जाए। एक इसकी कवायद भी शुरू हुई थी जो 2019 के चुनावों से पहले, जब प्रियंका गांधी जो है राष्ट्रीय पटल पर दिखाई देने लगी थी, उनकी सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर को संगठन को मजबूती की जाए और एक सदस्यता अभियान जो बीजेपी बहुत लंबे समय से कर रही है, क्योंकि बीजेपी एक कैडर वोट बना लिया है उसने, और वो यकीन भी इसी बात पे करते हैं कि जी ताकि वो वोट दिखाई देता रहे। लेकिन साफ तौर पे ये बात आपको बिल्कुल सही है कि कांग्रेस कई इलाकों में सिमटती चली जा रही है। जहां 1-to-1 फाइट है, कुछ अपवाद जरूर दिखाई देते हैं, मुझे कुछ अपवाद जरूर दिखाई देती हैं जहां पे 1-to-1 फाइट में कांग्रेस बाजी मारी है। जैसे हिमाचल फाइट में कांग्रेस ने बाजी मारी है, जैसे हिमाचल में बाजी मारी, जहां पर उन्होंने तेलंगाना में बाजी मारी, लेकिन हरियाणा में वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए। कांग्रेस का वोट शेयर जरूर बढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो वोट शेयर जो बढ़ा वो जो है सीटों में तब्दील नहीं हो पा रहा। तो ये तो एक नैरेटिव सा बनता चला जा रहा है कि कांग्रेस जहां जहां जो 1-to-1 फाइट बीजेपी में है वो जो है वहां से सिकुड़ते चली जा रही है। इसीलिए शायद जो मोमेंटम लोकसभा के बाद कांग्रेस ने उठाया था वो हरियाणा में कहीं ना कहीं डिसएपिएट हो गया, और उसी की बानगी साफ तौर पर देखने को मिलती है कि कांग्रेस जो है जो ज्यादा सीटों पर बीजेपी के बराबर जो है सीटों पर चुनाव लड़ सकती थी, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गई, क्योंकि जो मोमेंटम दिखाई दे रहा था कि हरियाणा अगर वो जीतते हैं तो निश्चित रूप से एक वो बड़े भाई की भूमिका में रहते। तो पहली बार मुझे लग रहा है कि कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और उन्होंने कहा भी कि कुछ अच्छा करने के लिए हमें जो है सेक्रीफाइस दिखाना भी पड़ेगा, बड़ा दिल दिखाना भी पड़ेगा। तो कांग्रेस ने वहां बड़ा दिल दिखाया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जो महाराष्ट्र का चुनाव जो मुझे दिखाई देता है कि क्या कांग्रेस का स्ट्राइक रेट वहां रहता है, क्या जो पिछला नंबर था 44 सीटों का उससे ऊपर कांग्रेस लाती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होंगे, वहां का जो संगठन होगा, उसे कहीं ना कहीं मजबूती मिलती हुई दिखाई देगी। क्या महाविकास अघाड़ी के अंदर कांग्रेस जो है एक जो है बड़ा लार्ज नंबर लेकर आएगी, जिस तरह से महायुति में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा नंबर लेकर आ सकती है। तो तमाम मुझे लगता है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस दिखाई दे रहे हैं, जो कांग्रेस को की जो आगे की जो रणनीति है या कांग्रेस का जो भविष्य है वो इन सब बातों पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से परफॉर्म इन चुनावों के अंदर महाराष्ट्र के अंदर करती है। तो साफ तौर पर अभी जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस ने कोशिश भी की है। देखिए, उनका बेस वोट जो महाराष्ट्र के अंदर दिखाई देता है वो विदर्भ रीजन के अंदर और सेंट्रल महाराष्ट्र के अंदर दिखाई देता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पूरी कोशिश भी की है उस रीजन में जाकर लोगों से कनेक्ट करने की, क्योंकि कांग्रेस मानती है कि कहीं ना कहीं किसान जो है महाराष्ट्र के या जो शेतकारी हैं उनके साथ जो है कनेक्टिविटी बनाई जाए। तो राहुल गांधी ने कोशिश भी की, पोहा पॉलिटिक्स भी किया, किसानों से भी मिले, सोयाबीन का भी दाम का रेट की बात की, जो वाकई में जो है उस रीजन के अंदर जरूरत है। तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, अब वो समय है उसके रियलाइजेशन का, वो दिखाई देगा जी। किस तरह से आपने कांग्रेस के बारे में एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि क्षत्रपों में, और वो भी अपने भीतर बने हुए क्षत्रपों में। वैसे तो क्षत्रपों को हम देखते हैं कि किस तरह राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दलों ने अपनी ताकत को आगे बढ़ाया, जैसे ममता बनर्जी हो गई पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर एनसीपी शरद पवार जो है उन्होंने अपने आप को मजबूत किया, जैसी बहुत सी स्थितियां हमने देखी। लेकिन ये बात बहुत दिलचस्प है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी परेशानी होती है। कमलनाथ जैसे अभी आप जब जिक्र कर रहे थे तो मुझे याद आया कि किस तरह से एक अलग ही डिसीजन जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के अलग चल रहे हैं और अलग अलग राज्यों के नेताओं के अलग चल रहे हैं। तो ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने रही है।
अमृतांशु जी, महाराष्ट्र की सियासत में हम देखते हैं कि, और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की सियासत में सबसे बड़े राजनीतिक दल या एक दल की स्वीकार्यता हो उसके लिहाज से बीजेपी ने अपनी स्थिति को लगातार मजबूत किया, राज्यों में हो चाहे केंद्र में हो। और कांग्रेस जो कि एक बड़ा आपको राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा दल दिखाई देता है जो पूरे देश में उसकी स्थिति राज्यों में सिमटती चली गई। अगर इस लिहाज से देखें, यानी देश में सबसे बड़े केंद्र की राजनीति के लिहाज से देखें तो दल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई देती है और कांग्रेस जो है वो कहीं संघर्ष करती दिखाई देती है, क्षेत्रीय दलों से कई बार अपने भीतर ही करती दिखाई देती। महाराष्ट्र की सियासत में अलबत्ता उद्धव ठाकरे के अलग होने के बाद थोड़े से परिवर्तन देखने को मिले, क्योंकि अब हम देख रहे हैं बहुत सारे धड़ों पर बढ़ गई यहां पर स्थिति, बीजेपी के सामने भी सहयोगियों को पकड़े रखने की चुनौती है। तो ये महाराष्ट्र की सियासत में भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर खुद को सबसे बड़ा दल बनाने का प्रयास करेगी। मैं चाहूंगा इस पर थोड़ा आप भी अपने विचार रखें। प्रवीण, सबसे पहले तो जो कांग्रेस के संदर्भ में एक लाइन में कहना चाह रहा था, वो बहुत सही ऑब्जर्वेशन था और सटीक था, जो आपने भी मेक किया और आपके सहयोगी ने भी मेक किया, कि वो ये छत्रपों की पार्टी है और ये पार्टी ऐसे ही रहेगी तब तक जब तक कि इसकी धुरी पे गांधी परिवार है, क्योंकि प्रधानमंत्री और उससे जुड़ा हुआ जो कार्यक्रम है उसकी दावेदारी अगर गांधी परिवार नहीं छोड़ता है और उसी की दावेदारी रहती है, तो बाकी जो जगह बचे आपको राज्यों में या फिर पार्टी में, उसके लिए लड़ाई का मैनेजमेंट वो गांधी परिवार करना उनको सूट करता है। तो ये कांग्रेस पार्टी में ये परिवर्तित होते हुए और कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, ये बहुत ही मुश्किल चीज है। हाँ, बीजेपी की जहां तक बात है, एक बात समझिए कि शिवसेना और एनसीपी को दो धड़ों में बांट करके आने वाले समय के लिए बीजेपी ने कहीं ना कहीं बीजेपी को आगे जाकर नुकसान ही होना है। क्यों? क्योंकि शिवसेना के दो धड़े का वोट बेस जो है, अगर आप दोनों को जोड़ के देख लें तो वो कई गुना मल्टीप्लाई कर चुका है। और यही कहानी एनसीपी के वोट बेस को लेकर है। और कहीं ना कहीं आगे की राजनीति जा करके ये दोनों पार्टियां आपस में जुड़ेंगी और एक कंसेंसस बने। ऐसे ही चलता है राजनीति में। उस वक्त शिवसेना और एनसीपी एक फॉर्मिडेबल फोर्स होंगी महाराष्ट्र में, और बीजेपी की स्थिति क्या रहेगी वो आप अंदाज लगा सकते हैं। जी हाँ, 100 सीटों के रुझान इस वक्त आ गए हैं। अब ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो चुकी है, यानी ये सिर्फ पोस्टल बैलेट के रुझान नहीं है और 100 सीटों के रुझान है। मुझे लगता है जब पूरी सीटों के रुझान आ जाएंगे तो उसके बाद और चर्चा करना थोड़ा एक दिशा देगा, लेकिन फिलहाल इन 100 सीटों के रुझान में 50 सीटों पर महायुति आगे दिखाई देती है। झारखंड में बड़ी अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल यानी एनडीए दिखाई दे रहा है। हालांकि ये भी फिर मैं कहूँगा शुरुआती रुझान है और हरियाणा के नतीजों के बाद तो बड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है। आंचल भी मुझे दिखाई दे रही है। आंचल, कहां पर आप मौजूद हैं? क्या ताजा अपडेट आपके पास में है? जानकारी दें। जी बिल्कुल प्रवीण, इस समय हम बैंड्रा पश्चिम विधानसभा सीट पर मौजूद है, जहां से कांग्रेस नेता आसिफ अहमद जकारिया और बीजेपी नेता आशीष सेलार एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। अभी फिलहाल तो आशीष सेलार आगे चल रहे हैं और कह सकते हैं कि जिस तरीके से इसके पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 2014 में 2019 में बीजेपी के पक्ष में रहे और आशीष सेलार ने यहां से 2 बार जीत का परचम लहराया था। 2019 में 26,000 वोटों से उन्होंने कांग्रेस के नेता आसिफ अहमद जकारिया को शिकस्त दिया था। तो ऐसे में इस बार भी कांटे की जो टक्कर है वो नजर आ रही है। वोटों की गिनती चल रही है, काउंटिंग हो रही है और ऐसे में आशीष सेलार फिलहाल तो अभी आगे चल रहे हैं। और इसके पहले की बात करें, 2014 की बात करें, 2014 के पहले की बात करें तो 2009 में बाबा सिद्दीकी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, यहाँ पर उनकी सबसे ज़्यादा लोकप्रियता थी और यहाँ पर उनका दबदबा था। लेकिन 2009 के बाद यहाँ पर तस्वीर पूरी तरीके से बदलता है और यहाँ पर बीजेपी अपनी जीत निश्चित करती है। और अभी इस बार ये देखना होगा कि
2024 के इस चुनाव में कौन जीत का परचम लहराता है और इसके 10 सालों तक यहाँ पर बीजेपी लगातार जीतती आई है। प्रवीण। जी हाँ, मृगांक, ये आपने जो बात कही थी कांग्रेस के विषय में, वो और ज़्यादा चिंताजनक कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में फिलहाल इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। और महाराष्ट्र का जो अपना नेतृत्व है, नाना पटोले ठीक है, वो कई बार बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र का अपना नेतृत्व अगर कांग्रेस का देखा जाए तो वो धीरे धीरे शरद पवार पर, जो एक समय पर खाटी कांग्रेसी हुआ करते थे, पुराने कांग्रेसी थे, और ये जो दलों को तोड़ना है या टूटकर अपना दल बनाना है, इसकी राजनीति के बड़े माहिर भी माने जाते हैं, जिसके लिए आजकल बीजेपी को कई बार ब्लेम किया जाता है। खैर, यहाँ पर क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र की सियासत में नतीजा कुछ भी आए, कांग्रेस एक तरीके से अभी डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है, चाहे वो उद्धव ठाकरे पर हो चाहे शरद पर, और ऐसी स्थिति में जबकि ये दोनों टूटे हैं, दोनों कमज़ोर हुए हैं, फिर भी कांग्रेस की डिपेंडेंसी इन पर ज़्यादा है? प्रवीण, आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूं, क्योंकि आपका जो सवाल है मैं उसे कनेक्ट करना चाहता हूं थोड़ा, कि लोकसभा चुनावों के अंदर जब लोकसभा चुनावों की घोषणा होने वाली थी, उससे पहले ममता बनर्जी दिल्ली आई थी और उन्होंने जो है सोनिया गांधी से मुलाकात भी की थी, और एक बात उन्होंने साफ तौर पर कही थी, और वो एक मैसेज बना इंडिया फॉर्मेशन का। उन्होंने नीतीश कुमार से भी इंडिविजुअली बातचीत की और सबसे की कि उन्हें दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पटल के ऊपर एक फॉर्मिडेबल फोर्स है। अगर आप इस फॉर्मिडेबल फोर्स को अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो जो जहां मजबूत है उसे मौका दिया जाना चाहिए। तो इसी जो कहते हैं अवधारणा के ऊपर जो है कहीं ना कहीं इंडिया जो ब्लॉक था उसका गठन हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें से जो है नीतीश कुमार साथ छोड़ के चले गए, और जब उन्होंने पूरे फॉर्मिडेबल फोर्स के साथ जो है चुनाव लड़ने की कोशिश की तो रिजल्ट पूरे देश के सामने है कि किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को 60-70 सीटें कम करने में जो है सफल हुए। साफ तौर पर दिखाई देता है कि यही जो कॉम्बिनेशन है इसे अप्लाई करने का कोशिश किया जाता है कि कांग्रेस मानती है। देखिए, एक इस बात को और भी महाराष्ट्र की राजनीति को मैं बड़ा दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स समझता हूं, वो इसलिए समझता हूं कि ना तो भारतीय जनता पार्टी ही और ना ही कांग्रेस, हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े नंबर पर चुनाव वहां लड़ रही है, लेकिन साफ तौर पर एक चीज दिखाई देता है, 1980 के दशक के बाद अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन था वो हमेशा से मिलकर चुनाव लड़ा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होगा कि विदाउट शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की हुआ करती थी तो भारतीय जनता पार्टी कितना नंबर लेकर आती है, क्या वो शिवसेना का जो वोट था वो शिफ्ट कराने में सफल होगी? तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। कांग्रेस जरूर एक फॉर्मिडेबल फोर्स रही थी, लेकिन उसके जैसे जैसे क्षेत्रीय छत्रप रहे थे, देशमुख रहे और तमाम लोग रहे, वो कहीं ना कहीं जो है नेपथ्य में चलते गए या चले गए कांग्रेस छोड़ के। मिलिंद देवड़ा के पिता थे, मिलिंद देवड़ा खुद कांग्रेस के अंदर थे, तो कहीं ना कहीं संजय निरुपम कांग्रेस में, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से छिटक के चले गए। तो कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है वो केवल मुझे लगता है कि कुछ रीजन्स के ही अंदर चुनाव लड़ रही है, उसको आज भी लगता है कि लोगों का एसोसिएशन उस रीजन से कांग्रेस के साथ है। तो मेरे लिए ये भी दिलचस्प होगा इस चुनाव में देखने के लिए कि महाविकास अघाड़ी के अंदर कांग्रेस ने सैक्रिफाइस तो जरूर किया, क्या उस सैक्रिफाइस का उनका कोई रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है? क्या कांग्रेस अपना पिछला नंबर 2019 का बदल के जो है उसमें बढ़ाने में सफल होती है? तो ये सारी चीजें, क्योंकि अगर बढ़ता हुआ नंबर नजर आता है तो कांग्रेस निश्चित रूप से महाविकास अघाड़ी के अंदर जो है बड़े भाई की भूमिका में आ जाएगी, रिजल्ट कोई भी हो। तो कांग्रेस तो और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ज्यादा नहीं, मुझे लगता है आधा घंटा पौना घंटा और इंतजार करेंगे तो इसी विषय पर हम और थोड़ा विस्तार से चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में स्थितियां थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल हम, जैसा मैंने बताया, शुरुआती रुझानों में ऊपर नीचे आंकड़ा होता रहता है, और अब हम देख रहे हैं कि बड़ा कांटे की टक्कर, अभी तक जो बहुत लीड दिखाई दे रही थी, तो अब आप देखेंगे कि महाविकास अघाड़ी की भी लीड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा स्टैटिक होने देते हैं। अपना देश, ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा, खासतौर पर महाराष्ट्र में। आप देख रहे हैं शुरुआती रुझानों में किस तरह से कांटे की टक्कर है। अगर यही टक्कर बनी रहती है तो कौन सरकार बनाएगा, इसके लिए बड़ी जद्दोजहद रहेगी। कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है शुरुआती तौर पर, आपने देखा, इसीलिए शुरुआती रुझानों के बजाय थोड़ा सा इंतजार करना, और जब स्थिरता आ जाए रुझानों में उसके बाद इस पर चर्चा करना ज़्यादा बेहतर होता है। और फिलहाल रुझानों में महाराष्ट्र में कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है, बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार महाराष्ट्र की सियासत पर नजर बनाए हुए हैं।
अभिषेक, अभी जो स्थिति है, अगर ऐसा ही कड़ा मुकाबला, हालांकि थोड़ा इंतजार करेंगे, लेकिन कड़ा मुकाबला रहता है तो फिर किसके हाथ में होगा कि सरकार कौन बनाएगा, कौन मजबूत बनेगा? ये किन फैक्टर्स पर, जैसे निर्दलीय हैं या किसी दल का इधर उधर शिफ्ट होना है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा महाराष्ट्र का सरकार बनना? देखिए प्रवीण, एक बड़ी खबर मैं बता दूं, अब वडाला जो विधानसभा है वहां से बीजेपी के कैंडिडेट कालिदास कोलंबकर वो आगे चल रहे हैं। 6,581 वोट कालिदास कोलंबकर को पहले राउंड में मिले हैं, जबकि उनके ठीक पीछे जो श्रद्धा जाधव जो यूबीटी की कैंडिडेट हैं उन्हें 925 वोट मिले हैं। पहले राउंड का जो नतीजा है वो आ गया है स्क्रीन पर, और मैं चाह रहा हूं कि ये पता चले। कालिदास कोलंबकर 6,581 वोट के साथ पहले राउंड में आगे हैं। दूसरी तरफ श्रद्धा जाधव जो कि 925 वोट के साथ दूसरे नंबर पर वडाला कॉन्स्टिट्यूंसी में है। वडाला से कालिदास कोलंबकर 7 बार चुनाव जीत चुके हैं, 8वीं बार मैदान में है। सबसे ज्यादा चुनाव जीतने का महाराष्ट्र में रिकॉर्ड कालिदास कोलंबकर के नाम पे रहा है। इस बार भी वो काफी अच्छी लीड कर रहे हैं, करीब 7,000 की करीब आप समझिए कि 6,000 यानी 5,000 की लीड करीब करीब कर रहे हैं। दूसरा प्रमुख चीज है, बारामती से अजीत पवार आगे हो गए हैं। अजीत पवार काफ़ी आगे चल रहे हैं, क्योंकि अब जब पूरा पहला बैलेट पेपर का रुझान कंप्लीट हुआ जिसमें अजीत पवार आगे हैं, धुले में ईवीएम की गिनती शुरू हो चुकी है, ये बड़ी खबर है। दूसरा, यशोमती ठाकुर जो महाराष्ट्र में एमवीए में पिछली जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी उसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री थी यशोमती ठाकुर, वो आती हैं विदर्भ से, और विदर्भ में यशोमती ठाकुर आगे चल रही हैं। तिवसा विधानसभा अमरावती है। अमरावती हालांकि बहुत ज़्यादा विवादों में रही, वहाँ पर वहीं से रवि राणा आते हैं, वहीं अमरावती से नवनीत राणा आती है, वहाँ पर तिवसा विधानसभा से यशोमती आगे चल रही हैं। उदय सामंत इस सरकार में यानी शिंदे फडणवीस सरकार में उदय सामंत इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं, और उदय सामंत इस समय आगे चल रहे हैं। उदय सामंत के लगातार सरकार इंडस्ट्री बाहर जाने का जो सरकार के ऊपर आरोप लगता रहा, उसका असर यहाँ नतीजों में दिखाई नहीं दे रहा है। उदय सामंत फिलहाल वो आगे चल रहे रत्नागिरी से, उसके साथ साथ धारावी से, जिस धारावी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था, जिस धारावी के मुद्दे को लेकर जो ठाकरे परिवार वो लगातार रीडेवलपमेंट को लेकर के वहाँ विरोध कर रहा था, वहाँ ज्योति गायकवाड़ जो कांग्रेस की कैंडिडेट है, वर्षा गायकवाड़ जो मुंबई अध्यक्ष हैं और सांसद हैं, उनकी छोटी बहन ज्योति गायकवाड़ वो आगे चल रही हैं, और उसके साथ साथ अमित ठाकरे माहिम से आगे चल रहे हैं। और इसके साथ साथ दो और प्रमुख रुझान जो मिले हैं, जहां पर बीच में नोट दे करके वोट लेने का जो मामला लगातार प्रकाश में आया था, जहां पर विवादों में फंस गए थे विनोद तावड़े, उस नाला सुपारा वसई सीट से वहां क्षितिज ठाकुर आगे चल रहे हैं, हितेंद्र ठाकुर आगे, वहां पर बहुजन विकास अघाड़ी एक पार्टी है लोकल, और उन लोगों ने हंगामा किया था और बीजेपी पर आरोप लगाए थे। वो दोनों ही शुरुआती रुझानों में दोनों ही आगे हो गए हैं, दोनों बाप बेटे आगे चल रहे हैं वसई और नाला सुपारा से। तो ये पृथ्वीराज चौहान शुरुआती रुझानों में पीछे हो गए हैं। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के सीनियर कांग्रेसी नेता रहे हैं, पीएमओ में मनमोहन सिंह सरकार में वो पीएमओ में राज्य मंत्री रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान की इमेज जो है वो क्लीन इमेज रही है, वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। वहां पर भोसले जो जी, मैं आता हूं अभिषेक, कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से आपकी आवाज़ बीच में कट कट कर आ रही है, दोबारा संपर्क करते हैं। लेकिन जैसा मैं आपको लगातार बता रहा हूं, अब जो रुझान आ रहे हैं उसमें 100 सीटों पर महायुति आगे है, तो 74 सीटों पर महाविकास अघाड़ी भी आगे है, 10 जो हैं वो अन्य आगे हैं। ये अन्य बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। खैर अमृतांशु जी, ये शुरुआती रुझान देखकर आपके जहन में क्या आता है, क्योंकि बड़ा कांटे का मुकाबला है और जिस फैक्टर की मैं बात कर रहा था उसमें ये अन्य बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, या फिर सहयोगी बदल जाएं तो सरकार का चेहरा बदल जाएगा? वो तो हम देख ही रहे हैं पिछले 5 सालों से महाराष्ट्र में। देखिए, अभी तक की जो स्थिति है उसमें संकेत जो आ रहे हैं, संकेत शब्द है संकेत, उसमें भाजपा और महायुति को फायदा होता हुआ नजर
आ रहा है, ऐसे संकेत हैं। अगर ऐसा होता है तो एक बात तय है, और सिर्फ इसी से नहीं, वैसे भी इस सदी का सबसे बड़ा नेता भारत का अगर कोई है तो उसका गोल्ड मेडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले चुके हैं ऑलरेडी, और ये मात्र उस गोल्ड मेडल में एक और फेदर इन द कैप ही होने जा रहा है। तो इस पूरे सदी का सबसे बड़ा नेता भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, ये एक बात तय है। दूसरा, जहां तक नीति राजनीति का मामला है, उसमें एक बार फिर भाजपा कई कदम आगे है इंडिया अलायंस से, ये भी साबित होने के संकेत आ रहे हैं। और तीसरा, जो नैरेटिव इंडिया अलायंस या फिर अगाड़ी के तरफ से जो सेट करने की कोशिश की गई या काउंटर करने की कोशिश की गई, जाति कास्ट सेंसस और क्या कहते हैं, कटो या बटो की राजनीति को काउंटर करने की, इन दोनों में वो सफल नहीं अपने आप को पाएगी अगर ये संकेत सही साबित हो जाते हैं और सही दिशा में जाते हैं तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हालांकि ये देखिए, भारत की सियासत और भारत में जो चुनावी राजनीति है वो पूरी दुनिया में दिलचस्पी का केंद्र बनी रहती है। हम देख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात हो रही है, क्योंकि एक चुनाव होता है, दूसरे चुनाव के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फेदर इन द कैप जो होता है उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अभी तो दिल्ली का चुनाव, फिर जैसे ही इससे निपटेंगे, मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, अमृतांशु जी, कई बार सोचता हूँ, मृगांक भी सोचते होंगे, आंचल भी है, अभिषेक भी है, सब हम लोग ये सोचते हैं चलो अब ये चुनाव निपटा, और ये निपटता है, उसके बाद में अगला चुनाव सामने होता है, उसकी तैयारियों में लग जाते हैं। तो हम तो लगते ही हैं, लेकिन अब राजनेताओं को हम देखते हैं फुल टाइम, पूरे 5 साल या जब राजनीति चलती रहती है तो फुल टाइम ये बिजनेस भी चलता रहता है। हाँ, इसमें रणनीति बनाने का अवसर निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दलों को मिलता है। कांग्रेस के पास है मौका, युवा हैं, राहुल गांधी अपेक्षाकृत, और उनके पास अभी बहुत सीखने का और अपने आप को मजबूत करने का बड़ा अवसर है। इसी तरह कांग्रेस के पास है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद जो बनी और सतत उसने जो अपने विकास को और अपनी ताकत को मजबूत किया है, उससे बहुत स्पष्ट होता है कि उनका नेतृत्व अनमैचेबल है, अनबीटेबल है। फिलहाल तो यही लगता है। अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें 101 सीटों पर अब महायुति आगे दिखाई दे रहा है। 84 पर महाविकास अघाड़ी भी बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, और ये जो अदर्स का फिगर है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। झारखंड में भी स्थिति ऐसी ही है, एनडीए थोड़ा मजबूत दिखाई दे रही है।